सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ पर देखिए जो भी बच्चे लाइव सेशन से जुड़े हैं एक बार आप कमेंट्स कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो देखिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के कमेंट्स भी आ गए हैं, गुड इवनिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। पिछली क्लास में देखिए हमने दो स्मूथ स्फीयर हमने लिए थे और उनमें आपस में हमने इम्पैक्ट की थी। तो जब दो गोले आपस में टकराते हैं, ये दोनों जब आपस में इम्पैक्ट करते हैं, और देखिए ये जो टक्कर है ये बिल्कुल सीधी टक्कर है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और डायरेक्टली आपस में टकराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें लास्ट वेलोसिटीज अगर निकालनी है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट के बाद में, यहाँ टक्कर के बाद में इनके वेग क्या होंगे, वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए देखिए मैंने आपको दो नियम बताए थे। सबसे पहले हम देखिए न्यूटन का हम नियम लगाएंगे, और न्यूटन के नियम के बाद हम संवेग संरक्षण का नियम हम लगाते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन का नियम, जब दो नियम हम अप्लाई करते हैं और उनको उनसे देखिए हमें दो इक्वेशन हमें मिल जाती है, दोनों को जब सोल्व करते हैं तो लास्ट वेलोसिटीज हमें मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर इन सब बातों पर हम डिस्कस कर चुके थे, और आज देखिए आज का जो हमारा टारगेट है, कल मैंने बताया भी था, एक स्फीयर होगा जो किसी फिक्स्ड प्लेन से सीधी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो लिखिए आप, यही टॉपिक हमें यहाँ पर देखना है। लिखिए, एक चिकने गोले का और चिकना प्रत्यास्थ गोला, और देखिए यहाँ पर इलास्टिक बॉडी तो कॉमन सी बात है, चाहे तो लिखे या ना लिखे, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्रत्यास्थ गोला तो हमें लेना ही है। एक चिकने गोले की स्थिर समतल समक्ष संघट, डायरेक्ट इंपैक्ट की यहां पर हम बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ स्मूथ स्फीयर तो देखिए यहाँ पर एक फिक्स प्लेन से यहाँ पर देखिए हमें इम्पैक्ट देखनी है। तो देखिए ये हमारा आज का टारगेट है, एक स्मूथ स्फीयर किसी फिक्स प्लेन से किस तरह से देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखें डायरेक्ट इम्पैक्ट, हमें यहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना है। सीधी टक्कर की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो ये देखिए ये आज का हमारा टारगेट है, हम डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करेंगे, और इसके बाद देखिए जो नया आर्टिकल हम देखेंगे वो रहेगा ओब्लिक इम्पैक्ट। तो देखिए पहले हम डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे जहां पर बॉडी आपस में सीधी टकराती है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। देखिए ये जो कुछ कमेंट्स आते हैं देखिए कि यहाँ पर देखिए वीडियो में ब्रेकिंग हो रहा है ना, वीडियो ब्रेक हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ देखिए इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले भी आपको बताया है। तो अगर देखिए डाटा स्पीड की अगर प्रॉब्लम आती है तो ये आप मैनेज कीजिए, है ना। इसका देखिए यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम हम बनाते हैं, और देखिए यहाँ पर एक स्पेयर हम बना लेते हैं। देखिए ये एक स्पेयर है, और एक फिक्स्ड प्लेन हम ले लेते हैं, स्थिर समतल। ये रहा स्थिर समतल।
चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम एक स्थिर समतल ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये है एक स्थिर समतल। यहाँ पर देखिए ये जो गोला है ये स्थिर समतल से यहाँ पर देखिए टकराएगा और बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें सीधी टक्कर हमें देखनी है ये एक दूसरे से आपस में। ये तो देखिए ये फिक्स है, ये तो है फिक्स्ड प्लेन, स्थिर समतल। ठीक है, और ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सपोज कीजिए ये जो स्पेयर है, ये जो गोला आप देख रहे हैं, देखिए ये यहां से h हाइट से इस पे गिराया जाता है। ये कितनी हाइट से इस पे गिरेगा, देखिए h हाइट से, स्मॉल h। तो देखिए हम ले लेते हैं इसको, पॉइंट A से ये यहाँ पर देखिए इस तरह से टकराएगा और ये जो पॉइंट B है, सपोज कीजिए ये पॉइंट B है, तो ये देखिए ये गोला बिंदु A से यहाँ पर देखिए बिंदु B तक पहुँचेगा। देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बता दें। यहाँ पर देखिए मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बताएं। देखिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दें अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो। कुछ बच्चों के देखिए कमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं, है ना, तो यहाँ आप मुझे बता देना, एक बार आप कमेंट्स कर दीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गोला यहाँ पर देखिए स्थिर समतल से टकराएगा और यहाँ पर देखिए h हाइट से, कितनी हाइट से, h हाइट से ये ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है। चलिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, यहाँ से जो यहाँ तक की जो हाइट है, ये जो हाइट है वो स्मॉल h है। अब देखिए ये गोला टकराएगा और टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पर टकराने के बाद ये गोला C हाइट तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचेगा, देखिए C हाइट तक, यहाँ तक मान लीजिए। और इस पॉइंट C की जो इस फिक्स्ड प्लेन से जो हाइट है वो मान लीजिए h डैश है। कितनी है, h डैश। ये डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। ये गोला यहाँ से हमने गिराया, कितनी हाइट से, h हाइट से, और जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद ये कितनी हाइट कवर करेगा, देखिए h डैश। तो ये जो h डैश है ये है देखिए फर्स्ट थ्रो की हाइट। टकराने के बाद जो फर्स्ट थ्रो होगा, जितना उछलेगा उसकी हाइट कितनी है, h डैश है। डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए हम इनकी वेलोसिटीज की बात भी कर लेते हैं। देखिए दो बॉडी आपस में देखिए टकराती है, तो टक्कर से पहले की जो उनकी वेलोसिटीज होती है वो हम u1 u2 से डिनोट करते हैं, u1 u2, और टकराने के बाद v1 और v2। यहाँ पर देखिए यही सिंबल हम लेंगे जनरली, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकेंड बॉडी, है ना। फर्स्ट बॉडी के लिए हम u1 v1 बिफोर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट। सेकेंड बॉडी के लिए u2 v2 बिफोर इम्पैक्ट, u2 आफ्टर इम्पैक्ट v2। तो देखिए टक्कर के पहले इसका वेग u1 है और इसका वेग u2 है, और टक्कर के बाद इसका v1 हो जाता है, इसका v2 हो जाता है। हालांकि यहाँ पर देखिए जो प्लेन है, देखिए फिर से कुछ कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, वॉइस प्रॉब्लम। देखिए एक बार आप सभी बच्चे देखिए एक बार कमेंट्स करके मुझे यहाँ कंफर्म कर दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो। देखिए यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ऑनलाइन में। देखिए जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, देखिए एक कन्फ्यूजन बना रहेगा। मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर तरीके से पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए कंडीशन आप समझे, टक्कर से पहले हम इनकी वेलोसिटी की अगर बात करें तो देखिए इसकी वेलोसिटी है टक्कर से पहले u1 और टक्कर के बाद हो जाती है v1। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इस प्लेन की, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्लेन है इसकी टक्कर से पहले तो वेलोसिटी मान लेते हैं u2 और टक्कर के बाद हम मान लेते हैं v2। तो देखिए चाहे इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट, है ना, बिफोर आफ्टर, कोई सा भी केस आप देख लीजिए, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड प्लेन है, ये स्थिर समतल है। क्या है ये, स्थिर समतल, ये फिक्स्ड है और ये प्लेन बिल्कुल स्टेबल है। और यहाँ पर देखिए बिफोर इम्पैक्ट भी वेलोसिटी इसकी 0 है और आफ्टर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए ये 2-3 बातें आप लिखें, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो हेडिंग डालें आप ये और डायग्राम बनाएं, लिखें आप, माना
एक गोला h ऊंचाई से, और h ऊंचाई पर कौन सा पॉइंट है, बिंदु A, और किस पे गिराया जाता है, स्थिर समतल पर। स्थिर समतल पर सीधा या फिर स्थिर समतल से गिरता है। तो देखिए ये जो गोला है ये कहां से गिरेगा, h हाइट से गिरेगा, पॉइंट ए से, और स्थिर समतल से ये यहां पर देखिए गिरेगा, स्थिर समतल क्या, सॉरी स्थिर समतल पर, ठीक है। देखिए अभी तक भी कमेंट देखने को नहीं मिले हैं, और एक बार मैं थोड़ा सिस्टम चेक कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। देखिए अभी तक भी कोई कमेंट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। देखिए यहाँ पर वॉइस के बारे में देखिए आप बताएं मुझे। ठीक है, कमेंट्स आ गए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर h ऊंचाई से बिंदु A से किसी समतल पर गिराया जाता है। ठीक है, ये जो गोला है h ऊंचाई से इस समतल पर गिराया जाता है। फिर हम क्या मान लेंगे, पुनः माना, देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, वॉइस प्रॉब्लम, देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे। गिरता है तथा, यहाँ पर सीधी टक्कर की हमें बात कहनी पड़ेगी, तथा समतल से कौन सी टक्कर करता है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह की टक्कर है, डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, समक्ष संघट करता है। उसके बाद देखिए वेलोसिटीज की हम बात कर लेते हैं। यदि संघर्ष से पूर्व, हम देखें टक्कर के पहले दोनों की वेलोसिटीज की अगर हम बात करें, गोले तथा समतल के वेग क्रमशः, देखिए गोले का वेग तो हम क्या ले रहे हैं, u1 व v1, इसका u1 है और इसका u2 है, टक्कर से पहले u1 तथा u2 है, और आफ्टर इम्पैक्ट इनके वेग क्या हो जाते हैं, देखिए एक का हो जाता है v1 और समतल का हो जाता है v2। ये लीजिए, तो देखिए कुछ बातें तो हमें यहाँ पर देखिए लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए टक्कर से पहले दोनों की वेलोसिटी, एक की u1 है और एक की u2 है, बाद में v1 v2 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर u2 v2 तो यहाँ जीरो रहेंगे, क्योंकि टक्कर से पहले ये समतल बिल्कुल फिक्स है और टक्कर के बाद भी फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बताया फिक्स्ड प्लेन, स्थिर समतल की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये डायग्राम आप बना लें और ये 2-3 लाइनें आप लिख लीजिए। अब चलिए देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हमें यहाँ पर देखिए फाइंड करनी है, और सबसे पहली कंडीशन हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहला केस हम लेंगे। यहाँ पर देखिए ए से बी तक की h हाइट है, इसे h हाइट से गिराया जाता है, तो यहाँ पर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो यहाँ पर ये जो u1 है, u1 वेग से टकराएगा और किस वेग से यह आगे उछलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ उछलेगा, तो ये हमें निकालना है। तो टक्कर के बाद गोले का वेग, देखिए पहला जो केस है, देखिए क्या निकालेंगे हम,
टक्कर के बाद लिखिए आप टक्कर के बाद गोले का वेग। लिखिए वेलोसिटी ऑफ स्फीयर आफ्टर इम्पैक्ट। तो देखिए इम्पैक्ट के बाद क्या कंडीशन बनेगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एच ऊंचाई से कोई गोला गिराया जाता है, टक्कर के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, देखिए u1 है। गोला नीचे की ओर गिरेगा और u1 वेग से टकराएगा। ये देखिए टक्कर के पहले की वेलोसिटी हमने u1 ली है, तो u1 से टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद वह ऊपर की ओर उछलेगा, क्योंकि प्लेन तो फिक्स है, समतल बिल्कुल फिक्स है। तो किस वेग से उछलेगा, यानी वो किस वेलोसिटी से रिटर्न होगा, यानी हमें आफ्टर इम्पैक्ट स्फीयर की वेलोसिटी फाइंड करना है। तो चलिए आप लिखें यहाँ पर, और उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए न्यूटन का नियम हम लगाएंगे। तो लिखें आप वी नो दैट न्यूटन के नियम से देखिए न्यूटन का नियम क्या कहता है, v1 माइनस v2 इक्वल माइनस ई और u1 माइनस u2। देखिए ये न्यूटन का नियम है, आपको मैंने बताया भी था कल। देखिए कल हमने लॉ ऑफ इम्पैक्ट की बात की थी, उसमें जो पहला नियम है वो यही था, और दूसरा नियम हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो u1 v1 है, ये u1 v1 हमने किसके लिए, गोले के लिए यूज किए हैं। और यहाँ पर देखिए u2 v2 ये किसके लिए, समतल के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंबल हम यही लेंगे। तो देखिए गोले के वेग यहाँ पर ये हैं और समतल के ये हैं, तो u2 v2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि समतल बिल्कुल स्थिर है। तो देखिए v1 माइनस 0 इक्वल माइनस ई, और देखिए u1 माइनस 0। तो इसको आप देखिए सोल्व कीजिए। तो देखिए v1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस ई u1। और देखिए कितना प्यारा रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है, ये देखिए v इक्वल माइनस ई u1। इसका मतलब क्या है, देखिए गोला समतल से किस वेलोसिटी से टकराता है। देखिए यहाँ पर आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ इस तरफ यहाँ पर जिस वेलोसिटी से टकराया, यानी टक्कर के पहले का वेग टक्कर के पहले का वेग क्या है, u1 है, और टक्कर के बाद क्या हो जाता है, v1। लेकिन v1 किसके इक्वल आया है, माइनस ई u1। तो देखिए आपने क्या लिखा था, देखिए सब बातें मैंने लिखा दी आपको। टक्कर से पहले का वेग क्या है, गोले का u1। ठीक है, ये u1 वेग से टकराएगा, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 हो जाती है। लेकिन v1 हमें क्या मिला है, न्यूटन के नियम से देखिए v1 मिला है माइनस ई u1। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर गोला u1 वेलोसिटी से टकराता है तो माइनस ई u1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछलता है। तो देखिए रिटर्निंग वे ये किस तरह से रिटर्न होगा, इस वेलोसिटी से यहाँ पर देखिए ये वापस ऊपर की ओर रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो गोले का वापस वेलोसिटी है टक्कर के बाद की, वो क्या हो जाएगी, देखिए v1 माइनस ई u1। तो देखिए यहाँ पर जब हम न्यूटन का नियम लगाते हैं तो देखिए वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ये बात ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए स्फीयर, देखिए गोला इस तरफ नीचे की ओर आया, समतल से टकराया, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमने u1 लिया है, और यहाँ टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में हमें मिलेगी। तो यहाँ जो v1 है, v1 की डायरेक्शन क्या है, माइनस ई u1। ये माइनस ई u1 नीचे की ओर है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर की ओर। हम चाह रहे हैं ऊपर किस वेलोसिटी से उछलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेलोसिटी है v1,
ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा देखिए EU1। देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और ये हो जाएगा देखिए ऊपर की ओर। मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं और न्यूटन के नियम के अनुसार ये जितने भी U1 U2 हम लेते हैं एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, सेम डायरेक्शन में। U1 U2 जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में हम V1 और V2 दोनों लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो V1 और V2 है, यहाँ तो खैर V1 है, V2 तो खैर यहाँ 0 हो गया है। तो ये जो V1 है गोले का वेग वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। सिंपल सी बात है, देखिए U1 और ये V1 दोनों इसी डायरेक्शन में मिलेंगे और यहाँ पर देखिए U2 V2 भी इसी डायरेक्शन में होंगे। लेकिन यहाँ तो ये 0 है क्योंकि समतल स्थिर है। एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी को लेकर हम न्यूटन का नियम लगाते हैं। अदरवाइज देखिए क्वेश्चन में देखिए प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, रिजल्ट डिसमिस हो जाएगा। इसलिए इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा। और सिंपल सी बात है, गोला ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में टक्कर कर रहा है, तो हमने जितनी भी वेलोसिटीज ली है वो नीचे वाली डायरेक्शन में ली है। अब यहाँ पर ये V1 मिलेगा, ये भी नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन इस डायरेक्शन को बदलना है, वेक्टर फॉर्म है, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए इससे क्या आउटपुट निकला, फाइनल आउटपुट पे आ जाएं आप। देखिए गोला समतल से किस वेलोसिटी से टकराता है, अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर U1 वेलोसिटी से टकराता है, लेकिन वापस जब वो रिटर्न होगा, उछलेगा ऊपर की ओर, तो वो किस वेलोसिटी से उछलेगा, देखिए EU1। तो देखिए E टाइम्स हो जाता है, U1 वेलोसिटी से टकराया तो उसके E टाइम्स वेलोसिटी से वो वापस रिटर्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि गोला जिस वेग से समतल से टकराता है उसके E गुना वेग से ऊपर की ओर उछलता है। चलिए यही बात यहाँ पे लिखनी है, तो लिखें इससे क्या आउटपुट निकला। अतः संघट के बाद गोला अपने पूर्व वेग E गुना वेग से, E टाइम्स हो जाता है देखिए, E गुना वेग से ऊपर की ओर उछलता है। और देखिए ये उछलेगा क्यों, तो क्यों होगा, वापस जंप क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, इलेस्टिक बॉडी है, V वेलोसिटी से टकराएगी तो E V वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछलेगी। अब देखें यहाँ पर आप E बराबर 1 रख के देखें और एक जादू देखें जादू ही है ये वैसे। तो देखिए आप यहाँ पर E इक्वल 1 पुट करेंगे तो V1 इक्वल कितना आ जाएगा, U1 आ जाएगा। दैट इज लास्ट वेलोसिटी और स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, यानी बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट दोनों वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए टक्कर के पहले का वेग और टक्कर के बाद का वेग ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जब E इक्वल 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखें, आपने एक इलेस्टिक बॉल ली, कोई भी प्रत्यास्थ गेंद ली और E बराबर 1 है, ठीक है, उसके लिए। तो जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो सपोज कीजिए 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो टकराएगी, तो वापस देखिए उसी वेलोसिटी से ऊपर की ओर उछलेगी और वापस जिससे टकराएगी, कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा उछलती रहेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। और देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना भी जरूरी है, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो देखिए वो हमेशा मोशन करती रहेगी, है ना। कोई पत्थर हम फेंकते हैं तो देखिए फेंका हुआ पत्थर कभी ना कभी रेस्ट में आ जाता है, विराम अवस्था में आ जाता है। और सपोज कीजिए अगर उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा, उसमें लॉस नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो पत्थर हमेशा लाइफ टाइम उछलता रहेगा और देखिए कितना नुकसान कर देगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना बिल्कुल जरूरी है इस धरती के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे पिंड मौजूद नहीं है E बराबर 1 वाले, केवल हम यहाँ फिजिक्स में कल्पना करते हैं। तो V1 कितना आया, EU1। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको किस तरह से ध्यान रखना है, जिस वेलोसिटी से टकराता है उसके E गुना वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उछल जाता है, ये बात आप लिख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए अगला जो इसमें देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h हाइट है। तो जब ये उछलेगा तो कितनी हाइट तक उछलेगा, यानी हम बात करेंगे यहाँ हाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो, ठीक है। तो फर्स्ट थ्रो की कितनी हाइट होगी, प्रथम उछाल की कितनी ऊंचाई होगी। तो चलिए लिखें, आप हेडिंग डालें, संघट के बाद
वैसे गोला ही उछाल कर रहा है, ज्यादा हमें लंबा लिखना नहीं, सिंपल सी बात लिख लीजिए। प्रथम उछाल की ऊंचाई, हाइट ऑफ थ्रो ड्यू टू इम्पैक्ट। ठीक है, संघट के दौरान प्रथम उछाल की ऊंचाई, इसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे ही संघट होगी, टकराने के बाद जो प्रथम उछाल की जो ऊंचाई होगी, उसी की हम यहां पर देखिए बात कर रहे हैं, और वो हमें यहां पर फाइंड करना है। तो चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है ना। चलो, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला हमने क्या देखा था, देखिए ये पहला पॉइंट था, और यहाँ पर देखिए हम टोटल 3 पॉइंट हम देखेंगे, और इसमें तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि टकराने के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगा। यदि उसे एच हाइट से गिराया जाए, तो एच ऊंचाई से गिराया जाता है तो वापस कितनी ऊंचाई तय करेगा। और देखिए, अगर हम एक जनरल सी बात कहें तो किसी बॉल को अगर इतनी ऊपर से गिराया जाता है तो वो वापस यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। 10 मीटर से गिराओगे तो वास्तविकता यही है कि वो 10 मीटर तक वापस नहीं पहुंचेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई ना कोई लॉस तो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो वो वापस क्या है कि ऊपर 10 मीटर तक उछलेगी। वापस कितनी हाइट से गिरेगी, फिर 10 मीटर हाइट से गिरेगी, वापस कितनी उछलेगी, फिर 10 मीटर उछलेगी। तो इस तरह से वो हमेशा उछलती ही रहेगी। तो ये कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। चलिए आप लिखिए, ये बात लिखिए। यहां पर देखिए हमने एच हाइट से गिराया जाता है, ठीक है, ये तो हमने मेंशन कर दिया है। अब टकराने के बाद ये कितनी हाइट कवर करती है, ये हमें लिखना है। माना संघट के पश्चात गोला एच डैश, एच डैश क्या है, देखिए बीसी, ऊंचाई तय करता है। अब यहां पर देखिए कितना आसान प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं कहेंगे, है ना, ये तो एक आर्टिकल है। तो देखिए कितनी हाइट से हमने गिराया, एच हाइट से, और टकराने के बाद इसने कितनी हाइट कवर की ऊपर की तरफ, देखिए एच डैश। हमें ये एच डैश फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हाइट ऑफ थ्रो ड्यू टू इम्पैक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट के बाद वो कितना उछलेगा ये हमें निकालना है, यानी हमें एच डैश हमें फाइंड करना है। अब देखिए एच डैश हम कैसे फाइंड करें। यहां पर देखिए हम जब ए से बी तक की मोशन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यूटन के नियम हम लगा सकते हैं, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के समीकरण जो हमने देखे, 3 समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए से बी तक की गति, और यहाँ पर देखिए विराम अवस्था से गिराया जाता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। गोला किससे गिराया जाता है, विराम अवस्था से। ये भी लिख लीजिए, रेस्ट से ही गिराया जाता है। वैसे ये बात मैंने नहीं लिखी, लेकिन यहाँ आर्टिकल में लिख लीजिए, विराम अवस्था से। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये स्पेयर बिल्कुल रेस्ट से गिरेगा यहाँ पर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो जाएगी। यहाँ पर किस वेलोसिटी से ये टकराता है, u1 से टकराता है, और टकराने के बाद EU1 से उछलता है। ये फर्स्ट पॉइंट में देखिए हम क्लियर कर चुके हैं। रेस्ट से यहां से गिरा, यहाँ इस गोले की जो वेलोसिटी है कितनी है, 0 है, और यहां पर देखिए किस वेलोसिटी से टकराया है। सीधी सी बात है, टक्कर के पहले के वेग से क्या मतलब है, टकराने वाला वेग, जिस वेग से वो टकराता है। तो u1 वेग से इस समतल से टकराया, तो यही बनेगा टक्कर के पहले का वेग। लेकिन टकराने के बाद u1 किस तरह से चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी है ना, वो क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद का वेग। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 0। किस वेलोसिटी से ये टकराएगा, u1 वेलोसिटी से, और उछलेगा किस वेलोसिटी से, EU1। क्योंकि हम यहाँ देखिए पहले क्लियर कर चुके हैं, ये सारी बात पहले मैं बता चुका हूं इस आर्टिकल में।
ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वो u1 का कितना गुना हो जाएगी, e गुना। तो चलिए यहाँ पर हम कौन सा नियम लगा दें, देखिए डायग्राम पे अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वेलोसिटी पता है, यहाँ भी वेलोसिटी पता है और हाइट भी हमें पता है। तो देखिए यहाँ पर हम तीसरा नियम हम लगा सकते हैं। तो लिखें आप, ए से बी तक, ए से बी तक की गति के लिए न्यूटन की गति के तीसरे नियम से तो देखिए थर्ड रूल क्या है इसका, न्यूटन का, तो वो देखिए आपको पता होना चाहिए क्या है। देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। देखिए ए से बी का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम ए से बी की बात करें तो देखिए हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए मोशन ऑफ इक्वेशन आपने देख रखा, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या लेते हैं हम, 2GS। तो ये तो आपको पता है। देखिए तीन नियम मैंने पहले भी बताया था, v इक्वल यू प्लस GT, और सेकंड क्या होता है, S इक्वल UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और लास्ट वाला ये होता है। लेकिन ये तीनों नियम कब अप्लाई करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए सब जगह माइनस आ जाता है, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम ये रूल, देखिए ये नियम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, चलते हम डायग्राम पे, देखिए ऊपर यहाँ वेलोसिटी कितनी है गोले की, 0 है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर, ओ सॉरी 1 मिनट उल्टा हो गया यहाँ तो मामला, ये तो लास्ट वेलोसिटी होती है। लास्ट वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर देखिए डायग्राम पे हम चलें तो हम ए से बी तक की बात कर रहे हैं, वापस रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर से नीचे ए से बी तक की मोशन हमें देखना है। तो बी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी पे वेलोसिटी है v1, बी पे कितनी है v1 लास्ट वेलोसिटी, क्योंकि u1 से टकराया और टकराने के बाद उसकी कंडीशन हो जाती है v1। और देखिए स्टार्टिंग में a पे कितनी है, ये तो b पे वेलोसिटी है, a पे तो 0 है क्योंकि ऊपर हमने विराम अवस्था से गिराया, ऊपर रेस्ट से हमने गिराया। और देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्लस आ जाएगा 2g, हाइट कितनी हो जाएगी h। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो v1 हमें मिला है, v1 स्क्वायर, तो v1 देखिए कितना मिला हमें, √2gh। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये जो v1 है वो नीचे की ओर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम जब वापस गोला ऊपर की ओर रिटर्न होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 इक्वल, वहां पर देखिए इसका e गुना हो जाएगी, ये कॉमन सी बात है। तो ये तो नीचे की ओर है और ये v1 का मान ये है, तो जैसे हम इसको e से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको आर्टिकल बताया था ये इस पे आप ध्यान दें, u1 से टकराएगा तो ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा, eu1। चलिए तो ये आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो ये तो है v1 नीचे की डायरेक्शन में। और अब हम वापस देखिए कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, यहां पर लिखिए, ये सारी बातें हमने लिख दी। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए नियम लगा देते हैं। बी से सी तक की मोशन की हम बात करेंगे, ए से बी तक की तो बात हो गई, तो लिखिए आप बी से सी तक। वापस देखिए हम यही तीसरा नियम लगाएंगे। और देखिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम ये तीसरा नियम क्यों लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी और हाइट, तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा जो नियम है, सॉरी तीसरा नियम जो होता है उसमें टाइम नहीं आता है, ठीक है। पहले नियम में देखिए v बराबर u प्लस GT टाइम आ जाता है।
सेकंड क्या होता है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसमें भी टाइम आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें हाइट निकालना है और हमें ए से बी की मोशन उस रेंज में देखिए वेलोसिटी भी हमें पता है, और अगर हम बी से सी की बात करें तो देखिए यहाँ भी हमें वेलोसिटी पता है। देखिए यहाँ वेलोसिटी बी पर कितनी है, v1 है टक्कर के बाद, लेकिन जैसे ही ऊपर हम बी से सी की बात करेंगे तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसका E1 गुना वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ उछल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी से सी तक, और सी पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये एच डैश हाइट कवर करता है टक्कर के बाद, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी ऊंचाई तय करेगा तो वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 होना है। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरे नियम के अनुसार देखिए वापस यही नियम हम लगाएंगे, वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर देते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन पे चलना पड़ेगा, यहाँ पर एक कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ऑल इज वेल, ओके। तो देखिए यहाँ पर बी से सी तक की गति के लिए हम, तो यहाँ पर देखिए बी से सी की मोशन की हम बात करेंगे, हम बी से सी की ओर ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रूल यही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये होती है लास्ट वेलोसिटी, तो लास्ट वेलोसिटी तो देखिए 0 हो जाएगी। पॉइंट समतल पे बी पॉइंट है और यहाँ पर देखिए उसने सी पॉइंट तक एच डैश हाइट कवर की, हम बी से सी की मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है, पॉइंट बी क्या सॉरी लास्ट वेलोसिटी है, और ये है पॉइंट सी पर। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बी पर कितनी वेलोसिटी है ऊपर की ओर, देखिए ये जो वेलोसिटी है ये पॉइंट बी पर है, क्योंकि हमने यहाँ देखिए ए से बी तक की मोशन की बात की थी। तो ए से बी तक, यहाँ ए पॉइंट था पहले इससे भी ऊपर, और ए से बी तक की गति के लिए पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी हमें v1 इस तरह से मिली थी। और यहाँ पर देखिए v1 कितना है √2gh। तो यहाँ पर देखिए जब ये वापस ऊपर की ओर रिटर्न होगा तो वहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका ई गुना, जो हम फर्स्ट पॉइंट में देखिए फर्स्ट केस में देखिए ये क्लियर कर चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है माइनस, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए माइनस तो लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ -2g, यहाँ प्लस था, अब माइनस क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। ठीक है, -g लिया जाता है। और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की देखिए h डैश। तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको और सोल्व करते हैं और फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंचने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें h डैश की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी, देखिए 2g h डैश इक्वल E√2gh। और देखिए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए h डैश कितना मिलेगा, h डैश हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए h डैश की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये तो है रिजल्ट, देखिए हमें यहाँ पर देखिए h ऊंचाई से गिराया जाता है तो बाद में EH ऊंचाई तक पहुँचता है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना h डैश किसके इक्वल आना चाहिए, EH के इक्वल आना चाहिए। यहाँ कैंसिल क्यों नहीं हुआ यही मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैंसिल तो होना चाहिए। (2gh) h डैश की वैल्यू अगर यहाँ निकालें तो देखिए हमें कितनी मिल रही है, h डैश E/√2g। देखिए इस तरह का केस हमें मिला है। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल में आपकी बुक में देखिए किस तरह के केसेस यहाँ पर लिए गए हैं।
देखिए सेकंड पॉइंट में हमें अधिकतम उछाल की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखिए रिजल्ट इस तरह से क्यों आ रहा है, देखिए रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए। देखिए आर्टिकल तो ये है, देखिए यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है। देखिए एक माइनर सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और स्क्वायर क्यों आएगा, देखिए क्योंकि रूल तो ये है ना, कभी कभी देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है और जब रिजल्ट डिसमिस होता है तो हम थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये यू स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, जब इसका स्क्वायर होगा तो देखिए फिर समस्या ही खत्म, दोनों तरफ से देखिए वो जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चाहे तो आप ये लिख सकते हो, है ना, यू नो देट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और देखिए हम जा रहे हैं ऊपर की ओर तो -2GS, ये नियम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, आप साइड में लिख लीजिए। तो देखिए रिजल्ट तो वही है जो मैंने आपको बताया है, रिजल्ट आप डायरेक्ट ध्यान रखें तो उससे देखिए पता चल जाता है कि मिस्टेक कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर अब इसे सोल्व कीजिए, ये स्क्वायर सिंबल लगेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लास्ट वेलोसिटी, एक बार फिर देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको डायग्राम पे। देखिए यहाँ से जब यहाँ तक गोला आएगा इस ऊंचाई तक तो यहाँ लास्ट वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, और देखिए यहाँ पर किस वेलोसिटी से वो टकराया, वो v1 से टकराया तो e v1 से उछलेगा तो वो हो जाएगी इसकी फर्स्ट वेलोसिटी। चलिए तो यहाँ पर ये v1 तो हम निकाल चुके थे, यहाँ पर देखिए जो इसकी फर्स्ट वेलोसिटी होगी यानी पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर इसका ई गुना हमने लेना पड़ेगा, और ये आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है, पहले पॉइंट में हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ पर देखिए 2GH डैश, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए ई स्क्वायर और √2GH, और इम्प्लाइज देट, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, स्पेस भी कम है वैसे। यहाँ पर देखिए फिर देखिए रूट नहीं लगेगा, यहाँ पर ये लीजिए 2GH। चलिए यहाँ पर देखिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया है, 2GH डैश इक्वल ई स्क्वायर 2GH। अब यहाँ पर देखिए GH आपस में कैंसिल हो रहे हैं, GH के सॉरी 2G आपस में यहाँ कैंसिल कर दीजिए, ये क्वांटिटी यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगी, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, देखिए H डैश, मैंने आपको बताया था H डैश EH ये नहीं होता, देखिए फाइनल रिजल्ट ये आया है तो यही मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर H डैश जो हमें मिला है वो है देखिए ई स्क्वायर H, तो देखिए कितना अच्छा आउटपुट मिला, इससे भी देखिए हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पर हम H डैश निकालने जा रहे हैं, तो लिखें आप इम्प्लाइज देट H डैश इक्वल ई स्क्वायर H, तो फाइनल रिजल्ट देखिए हमें ये मिला है। और ये भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिए पहला रिजल्ट क्या था, ये था देखिए पहला रिजल्ट, और ये है देखिए दूसरा रिजल्ट। तो देखिए दो रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं, और इससे देखिए क्या आउटपुट निकला है, हमने गोले को h ऊंचाई से गिराया था, और h ऊंचाई से गिरने वाला गोला कितनी ऊंचाई तय करता है, देखिए बाद में ई स्क्वायर H, और यहाँ पर देखिए ई क्या है आपको पता है, प्रत्यास्थता गुणांक है, और इसी के अनुसार हम देखिए उसकी जो इलेस्टिसिटी जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, ई बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए वो परफेक्टली इलेस्टिक बॉडी होगी, पूर्ण प्रत्यास्थ बॉल होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये ई तो आप जानते हो ई क्या है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो H ऊंचाई से गिरने वाला गोला टकराने के बाद कितनी हाइट कवर करता है, ई स्क्वायर H। तो देखिए 10 मीटर से आप गिराओगे तो टकराने के बाद वह कितनी हाइट कवर करेगा, 10E स्क्वायर। ये हो गई देखिए प्रथम उछाल की ऊंचाई, हमने यहाँ से छोड़ा 10 मीटर से, तो टकराने के बाद वो कितनी हाइट कवर करेगा, 10E स्क्वायर। तो देखिए पहली उछाल में कितना जाएगा, 10E स्क्वायर मीटर। अब देखिए वापस जब गिरेगा, क्योंकि जितना उछलता है उतना ही वापस गिरता भी है, तो वापस जब ये गिरेगा तो कितनी हाइट से गिरेगा, 10E स्क्वायर से। जब 10E स्क्वायर से नीचे गिरेगा तो वापस कितना उछलेगा, 10E स्क्वायर का भी ई स्क्वायर गुना, तो ये हो जाएगा 10E4,
अब ये इतना उछला, वो वापस जब गिरेगा तो इस हाइट से, इसी हाइट से गिरेगा, तो वापस जब उछलेगा तो वो इसका भी ई स्क्वायर गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस हाइट से गिरता है उसके ई स्क्वायर गुना ऊंचाई तक वह पहुंचता है। ठीक है, तो ई स्क्वायर मल्टीपल हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये बात ही हमें यहाँ पर लिखनी है। तो लिखिए, अतः h ऊंचाई से गिरने वाला गोला समतल से टकराने के बाद ई स्क्वायर एच ऊंचाई तक उछलता है। और देखिए जितना उछलता है उसी हाइट से वापस गिरता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस डायग्राम को समझे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है h, यहाँ a से गिराया b पर आया, b के बाद जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट bc, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी ई स्क्वायर h। तो देखिए यहाँ कितनी हाइट से गिरा रहे हैं, h हाइट से गिरा रहे हैं, नीचे आ रहा है। और यहाँ पर जब उछलेगा तो कितना उछलेगा, अपनी जो हाइट थी, जिस हाइट से वो गिरा था उसका ई स्क्वायर गुना। ठीक है, तो ई स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा, ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए फर्स्ट थ्रो की बात करें, अब आपको देखिए मैं नए पेज पे ले चलता हूँ और वहाँ देखिए हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि इसके देखिए बहुत से क्वेश्चन हमें करने हैं, है ना। और एग्जाम में भी देखिए इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे। यहाँ पर देखिए ये कोई गोला है, यहाँ हमने समतल पे गिराया, ये कोई फिक्स्ड प्लेन है। देखिए ये जो हाइट है ये h है, h हाइट से हमने गिराया और गिरने के बाद देखिए ये वापस ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर उछलेगा। सपोज कीजिए इसने यहाँ तक की हाइट कवर की, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी ई स्क्वायर h, क्योंकि जिस हाइट से गिराया जाता है उसका ई स्क्वायर गुना हाइट वो वापस कवर कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक की h है, तो प्रथम उछाल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ई स्क्वायर h हो जाएगी, थ्रो ऑफ फर्स्ट हाइट है ना, सॉरी हाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट थ्रो की हाइट ही होगी। अब हमें सेकंड थ्रो की हाइट निकालना है, तो सेकंड थ्रो की हाइट हम कैसे निकालें, द्वितीय उछाल की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की ई स्क्वायर एच है, तो वापस जब गिरेगा तो इतनी ही ऊंचाई से ये गिरेगा। तो गिरने के बाद जब वापस देखिए उछलेगा, तो अब कितना उछलेगा, इसका भी ई स्क्वायर गुना, दैट इज यहाँ पर ई फोर एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड थ्रो की हाइट हो गई, ये फर्स्ट थ्रो की हाइट हो गई। अब जब वापस यहाँ पर ये इतना कवर करेगा हाइट E4H, तो वापस इसी हाइट से गिरेगा, तो जो नेक्स्ट इसका जो हाइट होगी, तो थर्ड थ्रो की, नेक्स्ट थ्रो की जो भी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी E6H, और उसके बाद देखिए E8H। इस तरह से देखिए ये चेंजेज होती रहेगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें क्या ज़्यादा डिस्कस करना। चलिए लिखें आप, इसमें नोट लगा के लिखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये हमें यूज करना है। तो इसमें देखिए प्रथम उछाल की ऊंचाई, लिखिए हाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो कितनी होगी, देखिए ई स्क्वायर एच। देखिए एच ऊंचाई से गिरने वाले गोले की प्रथम उछाल की ऊंचाई, चाहे तो आप यहाँ पर ये बात भी नोट कर लीजिए। ऐसा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम, लिखें आप, नोट लगा के लिखें, एच ऊंचाई से गिरने वाले गोले की, देखिए प्रथम उछाल की ऊंचाई कितनी होगी, एच हाइट से गिर रहा है, तो फर्स्ट थ्रो की जो हाइट है वो ये होगी। अब देखिए सेकंड थ्रो की हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सेकंड थ्रो, देखिए द्वितीय उछाल की ऊंचाई। देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखिए ये पूरी जितनी भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत यूजेबल है। ये हो जाएगी देखिए E4H। और इसी प्रकार देखिए अगर हम थर्ड थ्रो की बात करें, टकराने के बाद ऊपर उछलेगा, तो तृतीय उछाल की जो ऊंचाई होगी
E6H, और इस तरह से देखिए ये प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर E की वैल्यू क्या होती है, एक यहाँ पर देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स है, E की वैल्यू होती है 0 to 1। अब एक बात देखें आप, अगर यहाँ पर E बराबर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो क्या हो जाएगी H, और हाइट ऑफ सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो, सभी में H होगी, यानी H हाइट से गिरेगा वापस H पे उछलेगा, H पे उछलेगा वापस H से गिरेगा फिर। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि हमेशा ये मोशन करता रहेगा, उछलता ही रहेगा, ठीक है, ये जो भी स्पेयर है गोला है। और देखिए अगर E बराबर 0 ले लेते हैं तो देखिए H ऊंचाई से गिरने वाला गोला वहीं विराम अवस्था में आ जाएगा समतल पर, वहां पर बिल्कुल वो रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि E इक्वल 0 लेते ही देखिए यहाँ पर जो भी प्रथम उछाल की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी हो जाएगी 0, सब जगह 0 हो जाएगा E बराबर 0 पर, ठीक है। तो देखिए E बराबर 0 तो बिल्कुल इनइलास्टिक बॉडी होती है, अप्रत्यास्थ बॉल होती है, और अप्रत्यास्थ के लिए तो E बराबर 0 होता है, और पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए E बराबर 1, वो हमेशा मोशन करती रहेगी। तो देखिए जनरली यहाँ पर देखिए अगर हम E लेस देन यहाँ पर 1 और ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें, E का मान अगर 0 और 1 के बीच में लें, और देखिए जब कोई क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में होती है तो उस पर देखिए अगर हम पावर बढ़ाते जाएं, 2 पावर और छोटी हो जाएगी, 4 पावर, तो वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे हम इस पे पावर बढ़ाएंगे E2, फिर E4 और छोटा हो जाएगा, E6 और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हाइट कम होती जाती है, और कम होते 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 वो रेस्ट में आ जाएगी, बॉल विराम अवस्था में आ जाएगी। तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, पूर्ण प्रत्यास्थ गेंद नहीं है, तो वह विराम अवस्था में जरूर आएगी। इसीलिए हम कोई बॉल फेंकते हैं तो कभी ना कभी तो वो रेस्ट में आती है। क्यों? उसके पीछे यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए E2 बड़ा है, E4 और छोटा हो जाता है, E6 और छोटा हो जाता है, तो हाइट ऑफ फर्स्ट थ्रो, फिर सेकंड थ्रो, फिर थर्ड थ्रो, तो इस तरह से जैसे जैसे हम उछाल आगे बढ़ाते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट थ्रो में यहाँ पर देखिए उसकी जो हाइट है वो कम होती जाती है, और इस वजह से देखिए यहाँ पर कभी ना कभी तो वो रेस्ट में आएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, चलो इस कचरे को हम साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आर्टिकल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम टाइम पे आ जाते हैं। देखिए टाइम होता क्या है, टाइम कैसे निकालते हैं, चलिए ये नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए ये यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, और इतने ज़्यादा इसमें आर्टिकल नहीं है। ये केवल जो मैंने आपको 2-3 नियम बताए थे, पहला तो देखिए न्यूटन का था, और दूसरा संवेग संरक्षण का था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक स्पेयर को एक प्लेन से डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए वो सीधा टकराता है, तो उसके देखिए यहाँ पर 2-4 ये स्पेशल रिजल्ट यहाँ पर निकलते हैं, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पर देखिए गोला है, टकराएगा, टकराने के बाद ऊपर भी आएगा, तो ऊपर आने में वो कितना टाइम लेगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, देखिए यहाँ हम ये मान के चलेंगे, ये गोला है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में ये t टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने a लिया था, यहाँ पर b लिया था, और ये लीजिए c, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट है आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने के बाद इतना ही ये कवर करता है, इतनी हाइट को। तो देखिए ऊपर से नीचे आने में t टाइम ले रहा है, तो प्रथम उछाल में कितना टाइम लेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो यहाँ से यहाँ तक का यानी टाइम ऑफ फर्स्ट थ्रो ड्यू टू इम्पैक्ट। तो लिखें आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, टाइम ऑफ थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट थ्रो की बात करेंगे। देखिए इस तरह से कई उछाल उछलता है, पहली उछाल में कितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में, सेकंड में कितना लगेगा, तो इन सब बातों को देखिए यहाँ पर हमें इस पर डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ पर हम
चलते हैं डायग्राम पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब ये नीचे की ओर आएगा ये गोला, तो यहाँ पर सपोज कीजिए टी टाइम लेता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक हमारे पास टाइम है, और टाइम के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमारे पास है, और हमें टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम न्यूटन की जो सेकंड इक्वेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कब कौन सी इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो लिखें आप ए से बी तक की गति के लिए। तो पहले तो टाइम की बात कर लेते हैं। क्या मानेंगे हम? माना गोला समतल से टकराने में कितना समय लेता है? टी टाइम, ठीक है, टी समय वो लेता है। देखिए समतल से टकराने का मतलब यही है, यहां पर समतल से टकराने का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है। देखिए कमेंट सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए समतल से टकराने में टी टाइम ले रहा है, तब हम कौन सा नियम लगाएंगे? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, है ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये होता क्या है देखिए, ये तो आप 11th क्लास से जानते हो। देखिए एस इक्वल, अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर चलो ये भी मेंशन कर देते हैं, ये भी मेंशन कर देता हूं मैं, ठीक रहेगा फ्यूचर के लिए। ए से बी की हम बात कर रहे हैं, ए से बी की गति के लिए। तो देखिए ए से बी की गति के लिए हम क्या यहाँ पर न्यूटन का दूसरा नियम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। तो देखिए दूसरे नियम के अनुसार एस इक्वल होता क्या है? यू टी। अब देखिए ए से बी की हम बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए कॉमन सी बात है, यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर देखिए ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हम पहले ही मान चुके हैं, वो कितनी होती है? स्मॉल एच, ठीक है, एच हाइट से इसे गिराया जाता है। और देखिए यहाँ पर यू, यू का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर कितनी है? 0 है, क्योंकि यहाँ रेस्ट से गिराया गया है। और टाइम तो देखिए हमने क्या माना है? देखिए टी, तो टी रहने दीजिए। अब उसके बाद देखिए हाफ जी टी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर जी के स्थान पर तो जी रहेगा, है ना, और ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए अगर हम इससे टी निकालें तो देखिए कितना मिलेगा? √2h/g। और देखिए कहीं ना कहीं आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, है ना, h ऊंचाई से गिरने वाला गोला अगर नीचे पहुंचने में टी टाइम लेता है तो वो टी टाइम इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें तो फाइनली निकालना क्या है? बी से सी तक का टाइम, यानी हमें यहाँ पर निकालना है टाइम ऑफ थ्रो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट थ्रो है, प्रथम उछाल में कितना समय लगेगा? तो चलिए यहाँ पर अब कौन सा नियम लगाएं? यहाँ पर देखिए ये तो रहा सेकंड। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें, देखिए वो डायग्राम वापस ले आता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता है और यहाँ भी हमें वेलोसिटी पता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो वेलोसिटी यहाँ 0 होना ही है। क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्योंकि टकराने के बाद ये मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 होती है। और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कितनी है? किस वेलोसिटी से टकराता है वो? √2gh से टकराता है। वापस किस वेलोसिटी से उछलता है? e√2gh। ये तो देखिए हमने पहले पॉइंट में क्लियर कर चुके हैं ये वाली बात। किस वेलोसिटी से टकराता है? v1 का मान हमारे पास कितना आया था? v1 आया था √2gh, ठीक है। h हाइट से गिरने वाला गोला टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या लेता है? वो वेलोसिटी ये फाइंड, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh।
और टकराने के बाद ई गुना वेलोसिटी से वापस उछल जाता है। चलिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, और तो यहाँ वेलोसिटी पता है, यहाँ वेलोसिटी पता है, और टाइम हमने टी डैश यहाँ से यहाँ तक का मान लिया। तो देखिए वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, वो है देखिए फर्स्ट इक्वेशन। देखिए ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज होगी। तो चलिए इसके बाद हम लगाएंगे बी से सी की गति के लिए। तो लिखिए आप बी से सी की गति के लिए कौन सा नियम हम यूज करेंगे। पहला नियम, प्रथम नियम से। और देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम होता है v इक्वल यू प्लस जी टी। लेकिन क्या हो जाएगा, तो b से c ऊपर की ओर जा रहे हैं, कॉमन सी बात है, चाहे तो आप डायरेक्शन लगा सकते हैं, ये लीजिए। और जब ऊपर जाते हैं तो ये माइनस यहाँ पर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये है गोला, ये है समतल, ये a है और ये b है ना। और यहाँ पर ये बी सी हाइट कवर करता है, और यहाँ से यहाँ तक का बी से सी तक का जो टाइम है वो टी डैश मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए v क्या होगा, लास्ट वेलोसिटी, यानी b और c, हम b से c की मोशन की बात कर रहे हैं, तो लास्ट वेलोसिटी पॉइंट c पे होगी, यहाँ से यहाँ तक ये होगी लास्ट कंडीशन। चलिए c पे कितना हो जाएगा, 0। और देखिए इनिशियल वेलोसिटी यानी पॉइंट b पर वेलोसिटी, नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर, क्योंकि b से c की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पॉइंट b पर ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या होती है, e रूट 2gh। देखिए सारी बातें अभी हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पढ़ा है ना, 2 मिनट में हम सबको देख लेंगे एक साथ। तो यहाँ पर देखिए b पर ऊपर की ओर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ये हो गई देखिए प्रारंभिक वेग, ये होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब पॉइंट c पर, क्योंकि b से c की हम बात कर रहे हैं, और माइनस। और यहाँ पर देखिए ये जो टाइम है, ये टाइम अब b से c कैलकुलेट होगा, b से c का टाइम हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और वो है देखिए मान लीजिए t डैश। चलिए यहाँ पर ये बात लिख लीजिए, यहाँ t डैश क्या है, लिखें आप, जहाँ t डैश b से c तक का समय है, ये लीजिए b से c तक का टाइम हमने यहाँ पर मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, t डैश हमें निकालना है। तो देखिए t डैश की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं e रूट 2gh, और अपॉन में कितना हो जाएगा g। तो यहाँ पर देखिए फाइनल रिजल्ट हमें किस तरह से मिलेगा, t डैश इक्वल e रूट 2g अपॉन h। ये लीजिए समझ जाए, है ना, ये g है। देखिए कभी कभी यहाँ पेन इतना स्लिप हो जाता है, ये लीजिए 2g अपॉन h। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, और देखिए ये कोई इतना हार्ड आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो टी डैश क्या मिला है हमें, 2g अपॉन एच। लेकिन अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जब ए से बी तक की गति के लिए हमने थर्ड इक्वेशन हमने यूज की थी, थर्ड क्या सॉरी सेकंड, तो उससे हमें क्या मिला था, ऊपर से नीचे तक टी टाइम लेता है, तो जो टी टाइम था वो किसके इक्वल था, देखिए रूट 2gh के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, देखिए इम्प्लाइज दैट टी डैश इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ई टी के इक्वल। कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, और ये है देखिए थर्ड। तो देखिए यहाँ पर 3 रिजल्ट, यहाँ कितने रिजल्ट्स हमने फाइंड किए हैं, टोटल 3 रिजल्ट्स, जिसमें पहला क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या था। तो देखिए हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या था, देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए गोला जिस वेग से टकराता है, यानी पॉइंट बी पर अगर नीचे की ओर वेलोसिटी u1 है तो ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, eu1। ठीक है, इस डायग्राम के रेफरेंस में देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है, पॉइंट बी पर वेलोसिटी नीचे की ओर अगर u1 है तो ऊपर की ओर जब वह उछलेगा तो कितनी हो जाएगी, eu1। और सिंपल सी बात है, जिस वेग से टकराता है
उसके ई गुना वेग से ऊपर की ओर उछलता है। यानी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से टकराएगा तो ऊपर किस वेलोसिटी से उछलेगा, 10 ई मीटर पर सेकंड से उछलेगा। तो देखिए ये तो रही पहली बात, तो ये बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से टकराएगा तो 10 ई मीटर पर सेकंड से उछलेगा। चलिए दूसरी बात, तो दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है, एच डैश हमने क्या फाइंड किया है, एच डैश इक्वल ई स्क्वायर एच। इसका क्या मतलब है, देखिए हमने गोले को कितनी हाइट से गिराया था, एच हाइट से। ठीक है, तो एच ऊंचाई से गिरने वाला गोला टकराने के बाद कितनी हाइट कवर करेगा, ई स्क्वायर एच। तो सिंपल सी बात है, एच ऊंचाई से गिराओगे तो वो वापस कितना उछलेगा, ई स्क्वायर एच उछलेगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही दूसरी बात। अब देखिए हम आगे चलते हैं और तीसरी बात क्या है यहाँ पर, टी डैश। टी डैश का मतलब क्या है कि प्रथम उछाल का समय। यहाँ पर देखिए गोला ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लेता है, टी टाइम लेता है। ठीक है, ये हमने माना भी था। देखिए यहाँ पर, यहाँ समतल से टकराने में टी टाइम लेता है। सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे आने का जो समय है, समतल से टकराने तक का जो समय है वो टी है। लेकिन जब वह उछलेगा तो अधिकतम उछाल तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो वो हो जाएगा देखिए ई टी। तो सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे तक का टाइम कितना हुआ, टी। तो फिर वापस नीचे से जब ऊपर तक जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, तो वहां तक का टाइम क्या हो जाएगा, ई टी। और ई का मान तो देखिए 0 और 1 के बीच में होता ही है ना। तो 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पर देखिए वो टाइम कम होता जाएगा। ऊपर से नीचे अगर 5 मिनट लेता है तो फिर नीचे से ऊपर जाने में फिर 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, और ऐसे ऐसे टाइम 0 और वो रेस्ट में आ जाएगा। तो सिंपल सी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और इसमें भी देखिए कुछ बातें आपको नोट लगाकर लिखनी है, तो नोट लगाएं। यदि गोला समतल से टकराने में कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता है, तो टकराने के बाद, अब देखिए टकराने के बाद हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फर्स्ट थ्रो, फिर उसके बाद टाइम ऑफ सेकंड थ्रो। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फर्स्ट थ्रो, यानी प्रथम उछाल की ऊंचाई। देखिए प्रथम उछाल फर्स्ट थ्रो का मतलब ये है कि वो जो हाईएस्ट पॉइंट तक चला जाएगा वहां तक की बात कही जाती है। प्रथम उछाल का जो समय होगा, टाइम ऑफ फर्स्ट थ्रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से नीचे टी टाइम ले रहा है तो बाद में कितना हो जाएगा, ई टी। और देखिए ये सब बातें देखिए क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको देखिए इजी वे में न लें। द्वितीय उछाल का समय, हर बात को आपको नोट करनी है, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो देखिए कल की क्लास में हम सोल्व करेंगे। और देखिए टाइम ऑफ थर्ड थ्रो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ई क्यूब टी। और इस तरह से देखिए यह आगे चलती रहेगी ये प्रोसेस। तो देखिए टी टाइम, ऊपर से नीचे तक का टाइम टी है, तो फिर नीचे से ऊपर तक का टाइम क्या हो जाएगा, उसका ई गुना हो जाएगा। तो जितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लेता है उसका ई गुना टाइम वह नीचे से ऊपर जाने में लेता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम इसी बात को अगर यहाँ डायग्राम पे समझे, देखिए ये गोला है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, देखिए टी टाइम ले रहा है। अब देखिए सपोज कीजिए बाद में ये उछला और यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ तक पहुँचने में, इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में वो कितना टाइम लेगा, इस बार वह ई टी टाइम लेगा। ठीक है, उसका ई गुना। अब देखिए इसने कितनी हाइट कवर की, इतनी, और यहाँ से वह वापस गिरेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, ई टी, क्योंकि जिस हाइट तक पहुँचता है उसी हाइट से वापस नीचे की ओर गिरता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, ई टी है। जब ये यहाँ से वापस गिरेगा तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा, वापस ई टी लेगा। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टिकल अगर हम ऊपर फेंकते हैं, कोई भी पत्थर ऊपर फेंकते हैं, तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लेता है।
तो यहाँ से यहाँ तक वापस जब नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, फिर यहाँ से यहाँ तक का et है, और वापस जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वापस कितना लेगा, देखिए वापस वह et टाइम लेगा, ठीक है। और देखिए अब जब ये वापस उछलेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे तक आने में et टाइम लेता है, तो वापस नीचे से ऊपर जाने में उसका e गुना टाइम हो जाता है, दैट इज e इंटू ई टी। तो कितना हो जाएगा, e स्क्वायर टी। और वापस जब ऊपर से नीचे आएगा तो कितना टाइम लेगा, e स्क्वायर टी। तो देखिए ये इवेंट आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से यहाँ तक t टाइम है, तो नीचे से ऊपर जाने में वह et टाइम लेता है। ये हमने देखिए अभी हमने प्रूफ किया है। और देखिए यहाँ पर ये बात लागू होती है, ठीक है। और ये तो देखिए कॉमन सी बात है, जब यहाँ से यहाँ तक et टाइम लेता है तो वापस ऊपर से नीचे आने में et टाइम ही लेगा, और जिस टाइम से वह ऊपर से नीचे आता है उसके e टाइम है ना, e गुना टाइम से उछल जाता है। तो छोटी छोटी बातें अभी डिटेल में समझोगे तो कंफ्यूज में आ जाओगे, क्वेश्चन करेंगे तब यहाँ पर और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वैसे भी देखिए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। और इतने टाइम के बाद देखिए थोड़ा सा माइंड भी क्या है कि थोड़ा सा पढ़ पढ़ के देखिए थोड़ी सी ऐसी स्थिति बन जाती है ना, बोरियत सी होने लगती है। तो देखिए अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में देखिए इसके बाद के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये है थर्ड पॉइंट का फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद देखिए आपको नोट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने एक आर्टिकल समझा है, और इस आर्टिकल को देखिए कल स्टार्टिंग में हम फिर से देखेंगे, और उसमें केवल 2-3 मिनट में देखिए तीनों पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे, और उसके बाद कल से हो जाएंगे क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज फिलहाल हम इतना ही देखते हैं, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।